Next topic is Mendelian disorder. Broadly, genetic disorder may be grouped into two categories: Mendelian disorder and chromosomal disorder. Mendelian disorders are mainly determined by alteration or a mutation in the single gene sequence. Single base pair में change आ जाना जो है वो Mendelian disorder उसके अंदर आते हैं, and these disorders are transmitted to the offspring on the same line as we have studied in the principle of inheritance given by Mendel. जो Mendel ने हमें इनहेरिटेंस के लॉ बताए हैं कि डिसऑर्डर जैसे कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है तो डिसऑर्डर भी ट्रांसमिट होता है, इसलिए इन डिसऑर्डर्स को मेंडेलियन डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा गया है. द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस. ये मेंडेलियन डिसऑर्डर जो इनहेरिटेड हुए हैं हम इन्हें कैसे पता लगा सकते हैं? बाय द पेडिग्री एनालिसिस, क्योंकि इससे फैमिली हिस्ट्री जो है हमें पता चल जाती है. मोस्ट कॉमन एंड प्रेवलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? हेमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकेटोन्यूरिया, थैलेसीमिया एट्सेट्रा. It is important to mention here that such Mendelian disorder may be dominant or recessive. अब ये Mendelian disorder जो है वो dominant भी हो सकते हैं और recessive भी हो सकते हैं. By pedigree analysis one can easily understand whether the trait in a question is dominant or recessive. Pedigree analysis से हम easily analyze कर सकते हैं कि ये dominant disease है या recessive disease है. Similarly the trait may also be linked. इससे हमें ये भी पता लग सकता है जैसे कि सेक्स लिंक क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज़ है, जैसे कि हेमोफीलिया. इट इज़ एविडेंट एंड एक्स लिंक होती है बट रिसेसिव डिजीज़ होती है ये, तो हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू ये चेक कर सकते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव के लिए. और ये जो डायग्राम है इसमें यही बताया हुआ है, जैसे कि ये क्या है, अफेक्टेड है क्या फीमेल. राउंड जो है वो शो करता है कि फीमेल है एंड ये मेल. ठीक है, तो आगे इनकी आगे जनरेशन दिखाई गई है, ऑफस्प्रिंग दिखाए हुए हैं. तो इसमें एक अफेक्टेड चाइल्ड है और ये भी अफेक्टेड है, बाकी सारे कैसे हैं? अनअफेक्टेड हैं. आगे जब इनकी जो मेटिंग होती है तो इसमें जो न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होती है इसमें सारे ही अनअफेक्टेड हैं, किसी को डिसऑर्डर नहीं है. बट इधर देखो कि ये जो फीमेल है एक तरीके से इसकी वजह से फैल रहा है, ये आगे भी पास हो रहा है, तो मतलब ये डोमिनेंट कैरेक्टर है जो आगे भी इनहेरिटेड हो रहा है. गर्ल को ही हो रहा है ये, बेसिकली बॉय से नहीं फैल रहा आगे. नेक्स्ट है रिसेसिव. रिसेसिव ट्रेट को हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि अब इन जो ये पेरेंट्स हैं इनके अंदर वो डिसऑर्डर होगा बट इन रिसेसिव फॉर्म तो वो शो नहीं हो रहा है, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है बट ये रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है उनके अंदर. तो ये आगे जो है चिल्ड्रंस का रेशो दिखा रखा है. ये इसमें देखो कि कुछ अफेक्टेड हैं कुछ अनअफेक्टेड हैं, ये अनअफेक्टेड है, ये भी अनअफेक्टेड है एंड ये भी, और ये क्या है अफेक्टेड शो कर रहे हैं. अब इसकी जो नॉर्मल है जो अनअफेक्टेड है उनमें मेटिंग हो रही है, आगे जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें से भी दो तो अनअफेक्टेड है और ये अफेक्टेड है. इसका मतलब जो ये कैरेक्टर है जो पास आउट हो रहा है, इनहेरिटेड हो रहा है, वो रिसेसिव है जो कहीं ना कहीं अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है. ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड डिजीज़ हैं जैसे कि हेमोफीलिया, द सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ विच शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड करियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी. इसमें क्या होता है, ये कैसी डिजीज़ है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है. सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव डिजीज़ है. ठीक है, और इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है अनअफेक्टेड करियर फीमेल का. ठीक है, to some of the male progeny has been widely studied in this disease. a single protein, इसमें क्या होता है, एक सिंगल प्रोटीन जो कि पार्ट होता है कैस्केड ऑफ प्रोटीन. कैस्केड ऑफ प्रोटीन मतलब कि सिक्वेंशियली जो स्टेप होते हैं क्लोटिंग के लिए यूज़ होते हैं, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन. ठीक है, ये सब जो यूज़ होते हैं तो इनमें ब्लड क्लोटिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है. एक एंजाइम जो होता है वो डेफिशिएंट हो जाता है, मेनली क्लोटिंग फैक्टर जो होता है 9, 10. ठीक है, वो डेफिशिएंट हो जाता है. ड्यू टू दिस, अगर क्लोटिंग फैक्टर जो है वही डेफिशिएंट हो गया तो प्रोटीन भी डेवलप नहीं हो पाएगा. तो इस इंडिविजुअल में क्या होगा जिसके अंदर ये प्रॉब्लम है, अगर सिंपल कट भी लग जाता है तो क्या होगा, उनकी नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी वहाँ से, बिकॉज उनके अंदर क्लोटिंग फैक्टर जो है वही डेफिशिएंट हो गया जो क्लोट करता था. तो क्लोटिंग तो पॉसिबल है ही नहीं. तो हेट्रोजाइगस फीमेल जो है इसके लिए, हेमोफीलिया के लिए, वो ट्रांसमिट कर सकती है ये डिजीज़ टू अपने सन्स को. और पॉसिबिलिटी जो फीमेल की है वो हेमोफिलिक की वो रेयर है बिकॉज ये उसके रिसेसिव जीन पे प्रेजेंट है, रिसेसिव क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है. अगर
फीमेल के अंदर देखें तो ये एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, दोनों में XX पाया जाता है। फीमेल्स के जो क्रोमोसोम्स है वो XX टाइप डिटर्मिनेशन है। तो इसमें क्या है, अगर इस पे ये रिसेसिव है और इसके ऊपर डिजीज़ है तो फीमेल के चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि ये डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट के केस में ये अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा, तो फीमेल के चांसेस इसलिए कम है। लेकिन मेल के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज जब क्रॉसिंग होती है XXXY तो ये वाला X जाता है तो और ये वाले Y आ गया, ठीक है। तो पूरे चांसेस है कि मेल के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आता है द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज अ नंबर ऑफ हेमोफिलिक डिसेंट्स एज शी वॉज अ करियर ऑफ डिजीज। जो विक्टोरिया थी इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया, तो उसकी वजह से फैली थी डिजीज़, ठीक है। वो मेन करियर थी जिसने आगे भी फैलाई ये डिजीज़, और इनहेरिटेड है ये अभी तक। चार्ल्स विलियम जो प्रिंस हैं, ठीक है, तो उनके अंदर अभी भी ये प्रॉब्लम है। एक सिंपल कट भी लग जाता है तो उन्हें ये डिजीज़ है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, और इसको रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं, ब्रिटिश डिजीज़ भी बोलते हैं, ब्लीडिंग डिजीज़ भी बोलते हैं। तो ये किसी भी नाम से आ सकता है। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। दिस इज़ एन ऑटोजोमल लिंक रिसेसिव डिजीज़, नॉट सेक्स लिंक। ऑटोजोमल लिंक है बट है कैसी, रिसेसिव ही है। डैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पार्टनर्स आर करियर। जब दोनों पार्टनर्स करियर होंगे तो ये तब फैल रही है। द डिजीज़ इज़ कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील। इसमें जो डिजीज़ है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, एक सिंगल पेयर ऑफ एलील कर रहा है। इसमें मेनली क्या होता है, हमारे हीमोग्लोबिन जो है उसकी वजह से चेंज आता है, RBCs के अंदर चेंज आ जाता है। जैसे कि HbA ये एक हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, और HbS जो है वो शो कर रहा है कि हीमोग्लोबिन किसका है, सिकल सेल एनीमिया पेशेंट का, ठीक है। आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल अगर होगा जिसमें HbS दोनों पाए जाएंगे, वही डिजीज़ शो करेगा। क्योंकि अगर उसके अंदर HbA और HbS पाया जाता है तो ये डोमिनेंट है, तो उसके अंदर बेशक ये प्रॉब्लम हो भी, बट वो रिसेसिव रहेगी तो वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी। तो किस में शो होगी, जिसके अंदर HbS और HbS दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में है जो पाए जाएंगे, तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। नेक्स्ट है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स अपीयर अपेरेंटली अनअफेक्टेड होते हैं, बट देयर करियर तो है, वो फैला तो सकते हैं। 50% जो है प्रोबेबिलिटी है ट्रांसमिशन की म्यूटेंट जीन टू प्रोजेनी, दस एग्जिबिटिंग अ सिकल सेल ट्रेट। द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय, मेनली होता क्या है, ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वहाँ पे वेलाइन आ जाता है। जैसे कि नॉर्मल HB है हमारा हीमोग्लोबिन, और कौन से चेन पे आते हैं हीमोग्लोबिन के भी, बीटा चेन पे। HP की जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है वो बीटा ग्लोबुलिन चेन होती है, उसमें चेंज आता है। कैसे, GAG सीक्वेंस था, और G से क्या बनता है, ये किसके साथ पेयर करता है, G C के साथ करता है और A T के साथ करता है, दैन GC AT एंड GC। अब mRNA सीक्वेंस में क्या होता है, C के साथ G एंड T के साथ A एंड C के साथ G, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, देन प्रोटीन्स बनते हैं, वेलाइन, हिस्टाइन, ल्यूसिन, थ्रोम्बिन, प्रोलिन, ग्लूटामाइन, ठीक है। तो 6 पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे चेंज आता है, 6 पोजीशन पे ओनली एक सिंगल बेस पेयर जो है वो चेंज होने की वजह से आ जाता है। तो ग्लूटामाइन बनना चाहिए था भाई। यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है, जो सिकल सेल एनीमिक पेशेंट है, G आ गया, A की जगह T आ गया, यहाँ पे A था, यहाँ पे T आ गया, तो अब ये क्या हो गया, ये भी सीक्वेंस चेंज होगी, G के साथ C बाइंड कर गया, और T के साथ अभी यहाँ पे क्या आएगा, A। बट होना क्या चाहिए था, T होना चाहिए था भाई, A आ गया, G के साथ C आ गया, तो ओनली एक बेस सीक्वेंस में चेंज आया, जिसकी वजह से अब यहाँ पे भी चेंज आएगा। क्योंकि mRNA में जो होता है वो क्या होता है, A के साथ U बाइंड करता है, ठीक है, DNA में A के साथ T बाइंड करता है, तो C के साथ G, A के साथ U एंड C के साथ G, ठीक है। तो अब ये किसी और के लिए कोड करता है, तो भाई ये जो GUG है वो वेलाइन के लिए कोड करता है, बल्कि जबकि क्या था, GAG जो था वो ग्लूटामाइन के लिए कोड कर रहा था। तो अब क्या हो गया, पूरी सीक्वेंस में सिर्फ एक ही जगह चेंज आया, मतलब वेलाइन जो ग्लूटामाइन की जगह क्या आ गई है, वेलाइन आ गई है, सब्स्टिट्यूशन हो गया है ग्लूटामाइन का वेलाइन से, ठीक है। और कौन सी पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे। यही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में बार बार पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन पे आ रहा है, बीटा ग्लोबुलिन चेन पे आ रहा है, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 6 पोजीशन पे आ रहा है, और कौन से अमीनो एसिड की जगह क्या आ गया है भाई, ग्लूटामाइन की जगह वेलाइन आ गया है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो गया, RBC की शेप भी चेंज हो गई, पहले ऐसे थी बाइकनकेव शेप, अब सिक्कल लाइक हो गई है, इसलिए इसका नाम भी सिकल सेल एनीमिया पड़ गया।
ठीक है। 6 पोजीशन पे जाता है, बीटा ग्लोबुलिन चेन पे चेंज आता है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्लोबुलिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है 6 कोडोन पे बीटा ग्लोबुलिन चेन में, GAG से GUG बन गया। एंड म्यूटेंट हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल बना उसमें पॉलीमराइजेशन होगी बट अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। अब क्या होगा भाई, RBC की शेप चेंज होगी, RBC तो ऑक्सीजन को कैरी करके जाती हैं, तो RBC की शेप चेंज होगी, सरफेस एरिया उनका चेंज हो गया, तो ऑक्सीजन टेंशन जो है मतलब ऑक्सीजन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगी, तो लो ऑक्सीजन टेंशन क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा भाई, मतलब कि क्या हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, रेस्पिरेशन डिफ़िकल्टी, और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट पैल्पिटेशंस, ये सब। ये अब बाइकनकेव से कौन सी शेप होगी, एलोंगेटेड सिक्कल लाइक होगी, इसलिए इसका नाम सिक्कल सेल अनीमिया पड़ा। नेक्स्ट आता है फिनाइलकीटोन्यूरिया। This is inborn error of metabolism is also inherited as a autosomal recessive disease. Inborn error है ये मेटाबॉलिज्म का, मेनली मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो जाती है और ये भी इनहेरिटेड होता है, बट कैसा है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज़ है। लेकिन सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ कौन सी आई अभी तक, हेमोफीलिया। ठीक है, तो ये याद रखना कि सेक्स लिंक कौन सी है और ऑटोजोमल कौन सी है। ऑटोजोम 22 होते हैं पेयर्स में और सेक्स 1 क्रोमोजोम होता है पेयर में। द अफेक्टेड इंडिविजुअल जो होता है इसके अंदर एक एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाता है, जो कि क्या करता है, फिनाइलएलनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। कौन सा एंजाइम है वो, फिनाइलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, फिनाइलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है वो डेफिशिएंट हो जाता है। फिनाइलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज का काम क्या है, फिनाइलएलनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करना। एज अ रिजल्ट अब फिनाइलएलनिन जो है भाई कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि टायरोसिन को जो फिनाइलएलनिन को जो टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा था वही एंजाइम नहीं है, तो फिनाइलएलनिन होना क्या स्टार्ट हो जाएगा, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वहीं पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पारविक एसिड में। होना था टायरोसिन में बट हो गया फिनाइल पारविक एसिड में। ठीक है, और उसके कुछ डेरिवेटिव्स में एक्यूमुलेशन ऑफ दिस, अब ये ब्रेन में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। एंड दीज ऑल और ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी, क्योंकि ये किडनी में भी एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ठीक है।